नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक और ऐसे युवा भविष्य के अधिकारी हैं जो उस परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से निकाल चुके हैं, उससे उस अग्नि परीक्षा की जो है उससे निकल चुके हैं। 194 AIR उनकी रैंक है, ऑल इंडिया रैंकिंग है उनकी। और आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, IITians हैं। मुंबई में उन्होंने वहाँ से IIT किया और उसके बाद ट्रेडिंग बिजनेस में भी वो गुड़गांव में रहे और करीब 6 साल नौकरी की। लेकिन कहा जाता है कि कुछ सपने, कुछ बातें मन के भीतर दबी रहती हैं, कई बार हमें नहीं मालूम पड़ता कि वो क्या है। तो जो युवा अधिकारी हमारे साथ हैं भविष्य के, उनके मन में भी ये बात थी कि नहीं, जो काम मैंने किया है, जो बहुत बढ़िया काम मैंने किया है IIT मुंबई से लेकर ट्रेडिंग की सर्विस तक, इसमें बहुत पैसा है, बहुत ग्लैमर है, लेकिन मुझे तो कुछ और दिख रहा है या मन कह रहा है यहाँ नहीं, यहाँ से आगे कहीं जाना है। तो उन्होंने अखिल भारतीय सेवा की राह पकड़ी, UPSC की राह पकड़ी और सफलता हासिल की। पहला ही अटेम्प्ट और कामयाबी, कमाल है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं 194 रैंक जिनकी रही है, श्रेयांश बड़ौदिया मेरे साथ हैं। कैसे हैं श्रेयांश आप? ठीक है? मैं सर बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि श्रेयांश शुरू से पढ़ने में अच्छे रहे ही होंगे, जाहिर है। जी सर। और मैथ्स वगैरह भी बढ़िया रही होगी, यानी एक सपना तो था साफ दौड़ने का कि जाना है इंजीनियरिंग की राह पर। तो 14-15 साल की उम्र जब आपकी रही तो सपना यही था कि इंजीनियरिंग और इधर उधर देखना नहीं है कहीं? सर मेरे बड़े भैया हैं प्रिंकेश बड़ौदिया, तो वो जब मैं क्लास 6 में था तब वो गए थे कोचिंग करने कोटा में। तो उस समय से ही दिमाग में एक आ गया था कि हम भी इसी राह पे चलने वाले हैं, इसी राह पे जाएंगे। वो भी इंजीनियर है? जी हाँ। फिर उनका सिलेक्शन हुआ, वो IIT भुवनेश्वर गए। फिर मुझे और इस राह पर चलने की और ज़्यादा ये हुआ। तो फिर उस समय से ही ये फाइनल था कि मैं जाके JEE दूंगा और IIT जाऊंगा। तो फिर आपने भी वही रास्ता पकड़ा। आप भी कोटा गए कोचिंग के लिए? नहीं जी जी सर, गए और फिर आपने निकाला ये? जी सर। भैया अभी भी इंजीनियरिंग की इसी फील्ड में है? उन्होंने फिर बाद में MBA किया। हाँ। और अभी कंसल्टेंट हैं वो। कंसल्टेंट है? जी हाँ। तो ये सिलेक्शन हुआ, मुंबई सपनों की नगरी है, वहाँ एक बढ़िया अनुभव रहा आपका। उसके बाद एक अच्छी नौकरी भी गुड़गांव में आपने शुरू की, 6 साल आपने नौकरी की। तो ये कहाँ से ये चीज़ मन में आई? क्या, हालांकि मैंने सुना है कि IIT में ये सपना अक्सर पलता है कि अखिल भारतीय सेवा में जाना चाहिए, तो मुझे लगता है ये मुंबई नहीं, कहीं आपको इनहेरेंट या सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में ये बात डाली होगी? सर मुंबई से ज़्यादा तो मैं अपने मदर फादर को श्रेय देना चाहूँगा। पापा जी भी स्टेट सर्विसेज में थे जी, और बचपन से ही वो एक ग्रूम तो नहीं पर एक माहौल सा घर में रहता था हमेशा कि आपको IAS करना है फ्यूचर में जाके। अच्छा, ये पापा का सपना था बचपन? जी जी सर। हाँ। फिर जब बाहर भी रहते थे, कॉलेज में थे या फिर कोचिंग में थे या फिर जॉब में भी थे, तो जब पापा सर्विस में थे तो होली दिवाली पे हम लोग 2 दिन की छुट्टी पे आते थे। उसमें से भी एक दिन पापा जी ले जाते थे कलेक्टर सर से ग्रीटिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। अरे वाह। तो मम्मी बड़ी नाराज होती थी कि बच्चे 2 दिन के लिए आए हैं, उसमें भी आप ले जा रहे हैं। बट आई थिंक वो मेंटली मुझे सेट करा उस टाइम पे, सीनियर IAS ऑफिसर से बात करके वहाँ पे। तो वो बचपन से वो चला आ रहा है और वही शायद इनहेरेंट मेरे दिमाग में रहा है। नहीं, पापा जी को ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये थोड़ा सा जो जर्मिनेशन होगा, ये बीज का अंकुरण जो होगा, एक सीनियर IAS ऑफिसर से आप मिलोगे, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ये एक अलग दुनिया है जहाँ सेवा भी है, समर्पण भी है और एक पद की गरिमा और ओहदे की एक शक्ति भी है। तो फिर आपने 6 साल बाद ये फैसला आखिर सुनाया जब मम्मी पापा को? पहले तो खुद ही को सुनाया, श्रेयांश यहाँ का श्रेय बहुत ले लिया, अब कहीं और चल रहा है। तो एक जब भी हम कोई बड़ा फैसला करते हैं तो मन में झिझक आती है, एक संकोच आता है, एक जमी जमाई दुनिया छोड़ने का, कंफर्ट छोड़ने का। एक ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसान काम है। आपके लिए कितना आसान और कठिन रहा ये? सर आसान तो नहीं था, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कोविड के समय से ही मैं एक बार कोशिश कर रहा था कि मैं जाऊं
इसकी तैयारी में। फिर पापा जी ने भी बात कराई थी कुछ सीनियर IAS ऑफिसर से, उनसे मैंने यही जानने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज़ लाइफ इन IAS, प्रिपरेशन की नहीं कि आप IAS बनते हैं तो वहाँ क्या करते हैं आगे जाकर। क्योंकि मुझे वो एक लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी अपने आप से कि मैं IIT बॉम्बे गया या फिर मुझे अच्छी नौकरी मिली, मैं अच्छा खासा फाइनेंशियली अच्छा खासा हूँ अभी फ़िलहाल, तो पर मुझ में शायद और काबिलियत है वो मैं पूरी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुझे फीलिंग आज से 4 साल पहले आने लगी थी। बट फिर अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आई ऐसी और अच्छी जिसमें मुझे ट्रेडिंग बिजनेस में और ग्रो करने का मौका मिला। बट फिर लास्ट ईयर 2024 के अगस्त के आसपास फिर मुझे लगा कि अब इसका कोई अंत नहीं है, आप लालची बनते जाएंगे तो और उसी साइकिल में फंसते जाएंगे। तो फिर मैंने उस मौके पर डिसाइड किया कि अब रुक जाना चाहिए, अब एक राह ये चल के देख लेते हैं। खुद को बताया 5-10 दिन लिए, फिर मम्मी पापा को बताया कि मैं रिज़ाइन डालने वाला हूँ। तो फिर इस तरीके से सिलसिला चालू हुआ। और भी कुछ द्वंद नहीं थे? कुछ दोस्तों से बात हुई होगी, लोगों ने कहा होगा वहाँ तो बहुत पॉलिटिशियंस की सुननी पड़ती है, यहाँ तो पैसा है ढेर सारा, अपनी ज़िंदगी है, पूरा काम करो, 2 दिन वीकेंड्स मनाओ, पार्टीज़ हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ऐसे भी कुछ द्वंद आए, डायलेमा कुछ थे मन में? जी सर, बिल्कुल थे। क्योंकि 5 जैसा आपने कहा 5 डेज़ अ वीक, 2 दिन छुट्टी, शुरू के मेरे ख्याल में 10-15 साल IAS की नौकरी में ये चीज़ नसीब नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये द्वंद थे दिमाग में। बट फिर मैंने खुद अपना प्रोसेस सिंपल रखा था कि एक ऐसे व्यक्ति से बात करूँगा, एक ऐसे दोस्त से बात करूँगा जो अभी सर्विसेज में है, तो मुझे शायद मोटिवेशन मिलती रहेगी कंसिस्टेंटली। बात की फिर आपने? जी हाँ, बिल्कुल सर। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि ये, वो भी इंजीनियर रहे होंगे? वो मेरे साथ IIT बॉम्बे में थे। हाँ। 2023 बैच के IAS हैं वो। कहाँ पर हैं? वो भी महाराष्ट्र में पोस्ट। महाराष्ट्र में? जी हाँ। तो उनसे ही मैंने बात करके ये रियलाइज़ किया कि वो भी अच्छी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने भी सारा सब कुछ छोड़ के यहाँ आए। तो फिर लगा कि ये राह भी अच्छी राह है, यहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पूरी इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको जो लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, दिल से आप में दिल में एक वो रह जाता है कि मैं कर तो सकता हूँ ये, तो कर क्यों नहीं रहा हूँ। तो बस वही सोच ली और फिर ये। बहुत बढ़िया श्रेयांश, ये बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, मतलब ये एक तरह की बुद्ध जैसी फीलिंग है कि पैसे के शिखर पे बैठ के हम उसको छोड़ देते हैं। और आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि 30 साल तक पहुँचते पहुँचते ढेरों युवा जो हैं, जो बड़े कामयाब करियर में हैं, वो पैसे को, उस लाइफ को, उस चमक दमक को छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ इस सच को, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा अभी भी ये मान के बैठे हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा सच पैसा है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। उनके अपने तर्क हैं जो गलत नहीं हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं पैसे की ताकत को। पैसा पैसा ही है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी पैसा सब कुछ नहीं है। वर्क सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। फिर कई बार आप सब कुछ करते हुए भी हमेशा मिस करते हैं कि ये वो काम तो नहीं है जो मेरा सपने का काम था। लेकिन पैसे के आकर्षण से आप कैसे बाहर निकले? सर, एक बुक है इकिगाई। हाँ, इकिगाई में एक सिंपल उसका मंत्र ये है, जापानीज बुक है, कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो चीज़ में आपका दिल लगे, जो चीज़ आप अच्छे से कर पा रहे हैं, जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है, और जो चीज़ करके दुनिया आपको रिवॉर्ड करेगी, पैसे देगी या किसी भी और तरीके से रिवॉर्ड करेगी। तो ये 4 चीज़ों का जब मेल होता है, आप वहाँ जाइए। तो इन सब चीज़ों को कुछ बुक्स पढ़ के, ऐसे खुद से बात करके, कुछ अच्छे दोस्तों से बात करके सर इस डिलेमा को दूर किया था सर। आपने दूर किया, बहुत अच्छी बात है। और उसमें आपके परिवार के संस्कार भी निश्चित तौर पे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपके मदर और फादर से मैं मिला हूँ, एक छोटी सी मुलाकात रही है, लेकिन इतना मुझे लगा कि परिवार संस्कार आपके बड़े मजबूत हैं। और वो लोग भी जीवन में यही सोचते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ है प्रतिष्ठा, मेहनत और समर्पण से खुद को स्थापित करना, बजाय इसके कि सबसे बड़ी बिल्डिंग बनवा लो शहर में और उसके टॉप पर बैठो, कौन जानता है आपको पता नहीं। चलिए, अब आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है तैयारी करने के लिए। चैम्पियन तो आप शुरू से ही हैं, लेकिन फिर भी तो सब्जेक्ट्स आपने क्या चुने, और कोई कोचिंग भी लिया आपने दिल्ली में या कहीं और?
सर मैंने ऑप्शनल मैथमेटिक्स लिया था और कोचिंग मैंने नहीं ली, मैं ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से ही पढ़ा हूँ। उनकी वीडियोस में अपने रफ्तार से देखता था क्योंकि मेरे पास समय कम था, 9 महीने थे जब मैंने तैयारी शुरू करी प्रीलिम्स तक के, तो मुझे वीडियोस देखने होते थे। मैं दुगनी स्पीड से, चौगुनी स्पीड से वीडियोस देख के ख़त्म करता था कुछ। आपने ऑनलाइन सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब किया था जी। बहुत तेज़ देखते थे? तेज़ देखना पड़ता था सर, जैसे हम फास्ट फॉरवर्ड में लगा देते हैं। जी जी इस तरह से। जी जी सर। तो ये भी कमाल है कि ये करते इरिटेशन नहीं होता था आपको कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आप वीडियो सुन रहे हैं? सर आई थिंक वो जुनून रहता है तो फिर इरिटेशन वगैरह साइड हो जाता है। क्या जवाब दिया भाई, जुनून। तो 9 महीने थे सिर्फ आपके? जी हाँ सर। और 9 महीने में आपको ये करके दिखाना था? जी जी। तो कोई घबराहट, बेचैनी थी मन में? सर बीच बीच में होती थी कभी कभार। कैसे काबू पाते थे उस पर? सर बहुत सिंपल से तरीके अपनाता था कि जिस मौके पर लग रहा है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, उस मौके पर मैं कुछ ऐसी चीज़ पढ़ता था जो मुझे आसान लगती है। क्या बात है। जैसे एक आपको एग्जांपल, अगर बच्चे भी देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, तो जैसे कुछ पढ़ रहा हूँ मैं, दिन भर हो गया है, रात हो रही है, तो कुछ ऐसी वीडियो देख लो जो आपका एडुकेटर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको रटवा रहा है चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें देख लो जिसमें आपको मेंटल एनर्जी कम वेस्ट करनी है। तो इस तरीके के सर कुछ नुस्खे अपनाने पड़ते हैं, चूँकि 9 महीने बहुत कम होते हैं मेरे ख्याल से प्रिपरेशन में। और बजाय उस समय और कठिन चीज़ में उलझने के, जब आपका मन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आप किसी आसान चीज़ को टेकअप कर लो तो फिर आपका रिदम गियर अप हो जाता है और आप फिर आ जाते हो उसी लाइन पे। जी। और मैथ्स के साथ आप आगे बढ़े और फिर प्रीलिम्स आपने क्लियर किया, फिर मेंस की तरफ आप बढ़े, तो वो कैसा अनुभव रहा? क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि मेंस अच्छा करेंगे तभी इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी कम होगी जी। और आपके पास तो 9 महीने ही थे, हालांकि 9 महीने बड़े सिंबॉलिक होते हैं। जी जी। एक मनुष्य का जन्म जो है माताजी के गर्भस्थ शिशु के तौर पर 9 महीने, आपने तो 9 महीने का एक प्रकृति के सृजनहार की पूरी। तो फिर आप रिटर्न के लिए गए, वो कैसा रहा, कैसी तैयारी रही और किस तरह से आपने उसे अटेम्प्ट किया? सर रिटर्न मेंस की तैयारी तो बहुत प्रैक्टिस बेस्ड है, क्योंकि प्रीलिम्स तक आपने लगभग सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो उसमें बस मैं प्रैक्टिस करता था। बहुत सारे टेस्ट सीरीज, पुराने साल के कितने घंटे पढ़ाई होती थी? सर दिन भर में सिर्फ पढ़ाई होती थी, तो घंटे तो मैंने कभी गिने नहीं। क्या बात है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात है। ये बड़ा सिंपल जवाब आपने दिया, लेकिन बड़ा गहरा जवाब है कि घंटे मैंने कभी गिने नहीं। जी सर। जी हाँ जी। तो मेंस की पढ़ाई सारी सर प्रैक्टिस बेस्ड थी। सारा टेस्ट सीरीज लगाओ, उसी को आप रिवाइज करो, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको अंत में आंसर्स लिखने हैं 2 पन्ने के, और आप जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सर 3 घंटे का पेपर होता है और उसमें आपको 20 सवाल लिखने होते हैं और बहुत तेज़ी चाहिए उसमें, तो प्रैक्टिस इज़ द की मेरे ख्याल में सर। श्रेयांश, जितना आपसे बात करके आपकी पर्सनैलिटी को मैं समझ पाया हूँ कि क्रोध से आपका नाता है नहीं। जी। एक बड़े नियंत्रित व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप, मतलब अपने मनोभावों पर आपका, यानी अपने इमोशंस पर बड़ा आपका नियंत्रण है। तो आप वैसे युवा नहीं रहे कभी कि बहुत हो गया, मोबाइल इधर फेंका, लैपटॉप बंद करो, मैंने क्या पंगा ले लिया, ये सब था नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऐसे। इज इट ट्रू सर, मैं जो जैसा सोच रहा हूँ? जी सर। लेकिन फिर भी कई बार जब ऐसा, जब मदर फादर की तरफ जब आप देखते थे, तो उनका जो सपोर्ट एक रहता है जो बड़ा जेन्युइन होता है, जो बड़ा हम भले ही ना कहें कितने भी कॉन्फिडेंट हों या ना हों, लेकिन कई बार हमारी निगाहें देखती हैं कि मम्मी पापा कुछ कह दें। जी। तो उस तरफ आप जब देखते थे तो क्या मैसेज आता था? सर मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूंगा। मैं शुरू में गुड़गांव में जब मैंने नौकरी छोड़ी तो 3-4 महीने में वहीं पे तैयारी करी थी, पर फिर मैं, चूंकि मुझे सहारे की ज़रूरत थी, तो मैं अपने भैया के घर गया जहाँ पे मम्मी पापा भी अभी रहते हैं साथ में, मुंबई में। तो मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ ताकि मुझे वो मेंटल इमोशनल सारा सपोर्ट मिल पाए। तो भैया भाभी, मम्मी पापा और एक मेरा छोटा सा नेफ्यू है, तो उन्हीं के साथ तैयारी हुई है। सुबह का फ्रूट पापा काट के ला के देंगे, बादाम छील के भी पापा ला के देंगे, तो उस लेवल की केयर की गई है। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ मेरे मम्मी के लिए भी कुछ बोली नहीं तो नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पापा के लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल दी आपने। जी जी जी। हाँ। तो माता जी के तो क्या ही कहें, मतलब सर इमोशनल मेंटल सारा सब बारिश ही रहती है हमेशा, आशीर्वाद और स्नेह की। सिर दुख रहा है तो
मलम लगा दी, पीठ दुख रहे मलम लगा दी सर। हाँ। कुछ नर्वस हो रहे तो जाके गोदी में भी सो गए सर। तो आपकी बात से तो मुझे करण जौहर की फिल्म याद आ गई कि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट चुना जहाँ पूरे परिवार के स्नेह की बारिश हो रही है। जी सर। बड़े भैया भी हैं, छोटू क्या कर रहा है, कुछ अरे लगा रहे यार, तू तो करके दिखाएगा। जी जी। पापा का आपने बता ही दिया, मम्मी हमेशा बाम लेके खड़ी हैं, सर दुख रहा है क्या मेरे प्यारे बेटे का, बाम लगा दी। पापा साहब जो है वो बादाम ला रहे हैं, कभी फ्रूट्स ला रहे हैं, और बीच में जब कभी बहुत तनाव हुआ तो जो भतीजे साहब हैं वो आ गए अपनी बाल क्रीड़ाओं के साथ। बहुत सुंदर बात है। देखिए ये संयुक्त परिवार कितनी बड़ी ताकत है भाई साहब, इसको मत भूलिएगा कभी। ये ज़माना बदल जरूर रहा है। तो रिटर्न भी अच्छा निकल गया। जी सर। वो दौर भी आ गया, बढ़िया आपने किया, अच्छी फाइट की, रिटर्न निकाले। कितने अंक रहे आपके रिटर्न में? सर मेरे 773 अंक। 773 रहे। फिर भी ये एक ऐसी मॉडरेट, आपने जो अनुभवी लोग होंगे उन्होंने कहा यार इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। 773 ऐसा है कि इस पे अपन फिंगर क्रॉस करके नहीं चल सकते। तो इंटरव्यू की कैसी तैयारी की आपने? सर इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पीयर ग्रुप होना। 5-6 लोग ऐसे जिनके साथ आप हर दिन या हर 2-3 दिन में एक वीडियो कॉल के माध्यम से बैठें, कुछ सवाल आपस में पूछें, 4 लोग मिलके एक व्यक्ति से सारे सवाल जवाब करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उससे झिझक निकल जाती है। 3-4 मॉक दे दें ताकि आपको वहाँ जाके कैसे बैठना है उसका प्रेशर निकल जाए। और बाकी सर बाकी तो न्यूज़पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको एक कीवर्ड पर कम से कम 10, 20, 30, 40, 50 सवाल तैयार करके रखें जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए ज़्यादा, और उनको बोलने की उनको प्रैक्टिस करें। वो तारीख याद होगी आपको जब इंटरव्यू के लिए? जी जी सर, 8 जनवरी। ड्रेस यही थी कि कुछ? जी जी सर, बिल्कुल यही ड्रेस थी। और जाहिर है पहला सवाल बोर्ड का यही होगा कि 6 साल की नौकरी और ये इधर क्यों आ गए? जी सर बिल्कुल। तो क्या जवाब था आपका? सर बिल्कुल जो दिल से सवाल, दिल से आंसर जो मैंने अभी दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को और अच्छी जगह लगा सकता हूँ, बस यही जवाब सर मैंने उनको दिया था। एंड कितनी देर चला इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू तो बहुत थोड़ी देर चला, 17-18 मिनट के आसपास चला होगा। क्योंकि मैं सुबह के सेशन में लास्ट टू गो था। तो पर अंक अच्छे आ गए तो मेरे ख्याल से उनको पसंद आए मेरे जवाब, आपके जवाब, क्योंकि वो सच्चे जवाब रहे होंगे और उनमें बनावट नहीं थी। क्योंकि आपकी जितनी बातें मैंने अब तक सुनी है उसमें कोई भी कृत्रिमता नहीं है, आर्टिफिशियलिटी नहीं है, और बहुत सच्ची बातें हैं और बहुत सिंपल तरीके से। सच हमेशा बहुत सादा होता है। ये बड़ी बात है कि सच बहुत सादा होता है, उसको किसी आभूषण की ज़रूरत नहीं होती है, ऑर्नामेंट की ज़रूरत नहीं होती है। युवाओं से आप क्या उनसे बात कहेंगे? ऐसा नहीं है कि सफलता का सबका फार्मूला एक जैसा हो सकता है। हमें अपने नेचर, अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस, अपने स्वभाव, इन सब का एक सम्मिश्रण बनाना पड़ता है, तब जाके हम एक स्टडी के लिए तैयारी, युद्ध के लिए तैयार होते हैं। फिर भी कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या किया जाए? सर आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारा मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन, उसमें सर मैं व्हाट्सएप तो यूज़ कर रहा था, कई लोग नहीं करते हैं, पर व्हाट्सएप के अलावा जितने दूसरे सोशल मीडिया हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन यूट्यूब भी आप डिलीट कर दीजिए फ़ोन से। यूट्यूब में होता कई बार है बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम करता ही, पर वो क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे और दूसरी वीडियोस हैं, रील्स हैं, तो उससे सर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आती है वो ये है कि सर इससे हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो रहा है, रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के। वो यूपीएससी की तैयारी से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है जहाँ पे आपको बहुत लंबे समय तक अटेंशन बना के रखना होता है। तो सर वो तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को। और इंस्टाग्राम नहीं था आपके मोबाइल में? नहीं, आपके मोबाइल में यूट्यूब नहीं था? नहीं सर। फेसबुक नहीं था? जी सर। सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था? भैया इसको ज़रा समझ लीजिए, है ना। सिर्फ उन्होंने व्हाट्सएप यूज़ किया श्रेयांश जी ने, क्योंकि वो ज़रूरी था उनके स्टडी और इसके लिए तो जी। और आपको देख के लगता नहीं है, क्योंकि आप कभी निराशा से जूझे हों, क्योंकि आपका मन बहुत मजबूत है और हौसला बड़ा मजबूत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। जी।
फिर भी मैं ये सवाल करूंगा आपसे कि कभी मन टूटा क्या इस दौरान? ऐसा लगा क्या कि हमने क्यों वो गलियां छोड़ दी, वो फिर बुला रही हैं और ये तो मुश्किल है, 9 महीने का समय मैंने ले लिया, फिर इस बार नहीं होता है, प्रेशर होगा, पापा को क्या जवाब दूंगा, सोसाइटी को क्या बोलूँगा, मम्मी को क्या बोलूँगा? ऐसा कभी आया कोई एक फेज़? सर निराशा तो होती है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है एग्ज़ाम का ही, उसमें आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तब आप एंशियस होते हो बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे निराशा तो सर कभी आई नहीं, उसका कारण यही था कि मैं परिवार के संग ही रह रहा था। तो वो भी एक डिसीजन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा मेरा कि मैं परिवार के साथ आ गया। पूरा टेन्योर आप 9 महीने परिवार के साथ ही रहे? लगभग सर, लगभग जी। मॉक वगैरह के लिए दिल्ली जाना हुआ? जी। वाह, बहुत अच्छा। ये भी एक मैसेज है भैया कि परिवार के साथ रहेंगे तो टेंशन आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जी बिल्कुल सर। वो चला जाएगा। शादी तो अभी आपकी नहीं हुई है सर अभी। अच्छा, तो कोई लड़की देखी है आपने या? अभी वो सब अंडर प्रोसेस है सर। तो मैं समझ गया। हाँ, नहीं ठीक है। तो वो जो होने वाली आने वाली जीवन संगिनी है वो भी क्या सर्विसेज से ही होंगी या? अभी वो अंडर प्रोसेस है सर, अभी नथिंग डिसाइडेड एज ऑफ नाउ। हाँ, नहीं वो जल्दी डिसाइड होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने सोचा हुआ है, तो इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं, है ना। और 1-2 सवालों के साथ विराम दूंगा इस इंटरव्यू को। हम जब भी एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो किन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए? क्योंकि माफ़ कीजिए, मुझे कहने में संकोच नहीं कि अखिल भारतीय सेवा में आने वाले बहुत बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो रुतबे के लिए, ओहदे के लिए, और उनमें से कुछ ये भी मानते हैं कि पैसा तो बिना मांगे आता है इस प्रोफेशन में अगर आप आ गए तो आप इन सारे विचारों को अगर पहले अपने दिमाग में ले आते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन पे कोई प्रॉब्लम आता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद आप लंबी पारी खेलेंगे इसमें संदेह हो जाता है। आप उलझते हैं, बीच में फंसते हैं, और एक जो निर्विघ्न और बिल्कुल एक फ्लॉलेस पारी होती है वो नहीं हो पाती। तो इसको लेकर आपने क्या सोचा कि बहुत क्लैरिटी दिमाग में रखी कि ऐसा नहीं, चैलेंजेस होंगे, आएंगे, प्रलोभन भी आएंगे, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है? तो सर बिल्कुल आपने जो बातें कही ये रियलिटी है कहीं ना कहीं, पर सर अगर मुझे फाइनेंशियली या कोई और तरीके की दिक्कत होती तो मैं अपना एक कंफर्टेबल करियर शायद छोड़ के नहीं आता यहाँ पे। और सिर्फ पावर की भी बात है तो पावर इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक चेंजेस। मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, आईआईटी बॉम्बे का बैकग्राउंड है, तो मेरी कोशिश सारी वहीं रहेगी कि मैं कैसे किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस पोस्ट की IAS IPS इन पोस्ट के बैकग्राउंड को समझिए कि यहाँ पे बड़े ऑफिसर्स करते क्या हैं। उनके हाथ में पूरे देश की, पूरे स्टेट की बागडोर होती है। वो जो कई बच्चे, मतलब ये हमारे कोचिंग्स वगैरह में भी बताया जाता है, कई बच्चे वो रॉयल एंट्री के पीछे दीवाने से होते हैं। हाँ। तो वो सबके आगे बढ़ के देखिए, क्योंकि वो कुछ दिन शायद आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको वो अच्छा लगना बंद हो जाएगा या फिर आप उसके आदी भी हो सकते हैं। ठीक बात। तो उससे आगे बढ़ के देखिए कि क्या एक्चुअली वो जॉब डिस्क्रिप्शन है ऑफ बीइंग एन IAS IPS और एनी सिविल सर्वेंट। तो सर वहाँ देखेंगे, वहाँ आपको पर्पस मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और दुनिया में बहुत कम ऐसे प्रोफेशन हैं जो आपको एक ऐसी शक्ति देते हैं कि आप पीड़ित लोगों की मदद कर सकें। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और नए एपिसोड में एक ऑफिसर के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार।